चलिए वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका नाम होगा नरेशन। बहुत दिन से बहुत सारे बच्चे नरेशन का डिमांड कर रहे थे और नरेशन चाह रहे थे कि सर नरेशन करवा दो। हमने सोचा कि नरेशन का जड़ क्या है। नरेशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी जानते हो नरेशन ऐसा कोई बाहर एग्ज़ाम नहीं जिस नरेशन से क्वेश्चन ना पूछा जाए। ठीक है, तो शांति के साथ आप फील करें, 1 घंटे के क्लास में नरेशन आप बढ़िया सीख जाओगे और तरीके से काम हो जाएगा। तो सबसे पहले नरेशन मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ कि भारत में कोई बच्चा जिसने नरेशन का नाम नहीं सुना उसको सिखा देना है नरेशन। नरेशन का बिल्कुल बेसिक क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। तो आप सबसे पहले नरेशन के बिल्कुल डीप में चलें हम लोग, और वो बेसिक क्या है। तो एक एक बच्चे को बेसिक समझ में आएगा और एक एक बच्चे को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हम लोग चलने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे काम किया जाए। तो नरेशन टॉपिक है, नरेशन, इसको आप जानने का प्रयास करें। नरेशन मैं बताऊं आपको, तो पहले आप जान लो कि इसमें क्वेश्चंस एग्जाम में कितने तरह से आएंगे। तो नरेशन जान लो बेटा कि आप अगर मान लो कि एसएससी या सीपीओ की तैयारी करते हो तो नरेशन टॉपिक से टायर 1 टायर 2 मिला करके लगभग 25 से 28 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टायर 2 स्पेशल ले लो तो 25 क्वेश्चन पूछता है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। अब आजकल तो टायर 1 भी पूछ रहा है, मतलब पीटी में भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी बात करूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो नरेशन टॉपिक से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं। तो 5 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम होते हैं, इसलिए नरेशन को तुम आसान नहीं कर सकते। एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरे एग्जाम के लिए देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो हूँ ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि नरेशन अभी तुम आराम से देखो, जहाँ ज़रूरत पड़े पॉज कर लो, फिर दोबारा देखो, हर चीज़ को समझने का प्रयास करो और फिर देखो कि आपको समझ में कैसे आता है। तो मैं मान कर ये चल रहा हूँ कि नरेशन में आपको नरेशन के एन वर्ड नहीं आते, मतलब बिल्कुल 0 लेवल पे हो। आज पहली बार सीख रहे हो नरेशन और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नरेशन तुम्हें आज ही सिखा दूँ। ठीक है, तो देखते हैं करके नरेशन आखिर है क्या चीज़। तो पहले ओरली को सुनो। नरेशन अब तक तुमने क्या पढ़ा? टेंस। अगर टेंस नहीं आता तो नरेशन में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए टेंस का वीडियो वॉच करो। अगर आपने वॉइस नहीं पढ़ा थोड़ा सा पढ़ लो, वॉइस भी, वॉइस के वीडियो में डला हुआ है। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन क्लास भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू आप देख सकते हो। तो ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ फॉलो करें, कहाँ से कैसे क्लास मिलेगा। तो हर एक चीज़ आप क्लास करना चाहें तो आप पूरा क्लास भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे मैं तुम्हें दे ही रहा हूँ, काम कर ही रहा हूँ। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। तो नरेशन की बात करें बिल्कुल बेसिक की तरह, तो यहाँ पे पहले एक लाइन समझते हैं कि किसी की कही गई बात किसी दूसरे को बता दिया जाए उसे नरेशन कहते हैं। किसी की कही गई बात दूसरे को बता दिया जाए उसे नरेशन कहते हैं। इसलिए इसको समझना बेहद आसान है, क्योंकि हम लोगों का नेचर यही है। किसी ने कुछ कहा, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, अब मैं गर्ल्स को ब्लेम नहीं कर सकता स्पेशल कि गर्ल्स ही ऐसा करती हैं, आजकल बॉयज़ भी ऐसा ही करते हैं। तो किसी की कही गई बात दूसरे को कह देना क्या कहलाता है? नरेशन। और जब किसी की बात तुम कहोगे तो सिंगल स्टेटमेंट नहीं होगा। अब तक तुम्हें टेंस में क्या पढ़ाया था? सिंगल स्टेटमेंट। तुम वहां जाते हो, वह पढ़ रहा है, तुम खा रहे हो, टेंस की बात पढ़ाया था। वॉइस में पढ़ाया था कि चलो तुम्हें पढ़ाया जाता है, आम राम के द्वारा खाया जाता है, तो वहां पे देखा था वॉइस में चक्कर देखा आपने। अब नरेशन क्या कहता है कि जैसे मान लेते हैं कि ए नाम का कोई व्यक्ति है। अब ए नाम का व्यक्ति है, उसने बी से कुछ बात करी कि भाई जो सी है वो अपने आप को ईमानदार बनता है, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं सी से मत कहना। अब ए कहा बी से, बी गया सी के पास कि ए तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहा था। अब बोलो, ये तीनों आदमी मिल करके एक ट्रायंगल का निर्माण किया कि नहीं करा? इसी को नरेशन कहते हैं। यानी नरेशन टॉपिक में हर समय 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व रहेंगे ही रहेंगे। सिंगल स्टेटमेंट से नरेशन नहीं बन सकता। राम आम खाता है नरेशन नहीं है।
यानी यह जो है नरेशन जो होगा उसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। समझ पा रहे हो? एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, क्योंकि मान लो मैंने कहा मैं कहता हूँ मैं सोता हूँ, समझ जी, इसमें 2 लोग कम से कम जरूरी है। कैसे? अब देखो नरेशन समझो गौर से, बिल्कुल बेसिक से दिखाता हूँ नरेशन है क्या चीज़। नरेशन का मतलब होता है बाबू स्टेटमेंट। नरेशन वर्ड अपने आप में नाउन है, जिसके अंत में ION लगा होता है वो नाउन होता है। नरेशन का मतलब होता है वर्णन व्याख्या, लेकिन वर्णन व्याख्या किसका? स्टेटमेंट का। और स्टेटमेंट का मतलब होता है स्पीच। स्पीच का मतलब होता है बाबू, स्पीच जो कहते हो कथन, स्टेटमेंट, एक तो सीधा सीधी बोल देते हो डायरेक्ट, और एक घुमा फिरा कर बोलते हो इनडायरेक्ट। कैसे सच दिए? जैसे ए ने बी से कुछ कहा और बी ने सी से कहा कि ए तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहा था। कैसे? जैसे हमने कहा कि वह, समझना बड़े ही बढ़िया से, वह कहता है कि मैं ईमानदार हूं। वो कहता है कि मैं ईमानदार हूं, तो वह कहता है एक व्यक्ति हो गया, मैं ईमानदार हूं व्यक्ति वही, ध्यान रखो उससे। वह कहता है कि मैं ईमानदार हूं, जैसे देखो ये हो गया, वह कहता है कि मैं, यदि वह कहता है, वह कोई व्यक्ति है। अब यह व्यक्ति इसके बारे में बोल रहा है, यह उपस्थित नहीं है, ये कह रहा है कि वह कहता है मैं, ये सुन कौन रहा है? ये एक व्यक्ति ये सुन रहा है, यह बोल रहा है इसके बारे में कि वह कहता है मैं ईमानदार हूं। आखिर जब तक कोई सुनेगा नहीं तो बोलेगा क्यों? तो ये इसको सुना रहा है कि वह कहता है कि मैं ईमानदार हूं, तो मैं, ये ईमानदार नहीं है, ईमानदार ये है। यानी नरेशन में जो बोलता है वो उपस्थित नहीं। मतलब मैं बोलूं तुम्हारे बारे में कि तुम कल कह रहे थे कि सर मैं आज नहीं आऊंगा, तो तुम ना कह रहे थे, मैं तुम्हारी बात को आज बोल रहा हूं। तो वह कहता है कि मैं ईमानदार हूं, यानी मैं वर्ड वही है, दोनों सब्जेक्ट सेम है, एक ही व्यक्ति यहां पे है। वह कहता है, वह कोई व्यक्ति है, यहां पे देखो वह व्यक्ति है, और मैं ईमानदार हूं, यही कह रहा है कि मैं ईमानदार हूं, लेकिन ये अपने खुद से नहीं बोला, इसके मैं को तुम बोल रहे हो। तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है भाई? डायरेक्ट का मतलब कि व्हेन वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, व्हेन वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जब कोई व्यक्ति बोला उसी की बात बोल दिया। नहीं बोलते हो घर में कि मम्मी भैया बोल रहा था कि वो आज बाजार नहीं जाएगा, तो भैया बोल रहा था भैया की भाषा, या भैया बोल रहा था मैं आज बाजार जाऊंगा, तो भैया ने मैं कहा था, तुम तो नहीं हो। इसलिए डायरेक्ट स्पीच से स्पीकिंग नहीं की जाती। मान लो तुम 2 मित्र हो, यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हो, अब तुमसे पूछा, आज एक नहीं आया, पूछा कि क्यों भाई तुम नहीं आए पढ़ने के? तो बोला मैं सर आया हूँ। हम पूछे तुम्हारा मित्र नहीं आया, तो तुम बोले सर वह कह रहा था कि मैं बाजार जाऊंगा, वह कह रहा था मैं बाजार जाऊंगा। हमने वह कह रहा था नहीं सुना, हमने सुन लिया मैं बाजार जाऊंगा। तो मैं वर्ड तुमने जो कहा, तुम यहाँ उपस्थित हो, तुमने कहा मैं बाजार जाऊंगा, तो मैं भाषा किसकी थी? तुम्हारे मित्र की। तो बोलो कम्युनिकेशन गैप हुआ कि नहीं हुआ? तो दोबारा फिर पूछूंगा ना, क्या बोल रहे हो? अरे सर वो बाजार गया है, अरे सर वो बाजार गया है, यानी वह वर्ड तुम्हारी भाषा है। तुमने बोला था मैं बाजार जाऊंगा, तो मैं भाषा तुम्हारे मित्र की थी। बस में रहो, यानी कि मैं वर्ड जो होता है वो स्पीकर की भाषा होती है, जो बोलता है उसकी भाषा होती है। यानी व्हेन वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, जो बोलेगा उसकी भाषा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट। अब लिसन, हमने कहा इनडायरेक्ट। अब जैसे कहा, इस एग्जाम्पल को देखो कि वह कहता है कि वह ईमानदार है। वह कहता है कि वह ईमानदार है। अब वह कहता है कि वह ईमानदार है। अब देखो यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, तो ये जो दोनों वह हैं, ये दोनों व्यक्ति तो सेम है, लेकिन ये भाषा वह की नहीं है। ये वाला वह तूने खुद बोला है, वह कहता है कि वह ईमानदार है, वह वर्ड उसने कहा होगा मैं ईमानदार हूँ,
तुमने उसके मैं को क्या बना दिया, होगा। तो भाषा तुम्हारी ना है जी। यानी इन दिस केस वी डोंट टेक, इन दिस केस वी डोंट टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, but we take the sense of the statement of the speaker and we explain that statement in our own words. That is called indirect speech. Are you getting my point? And in this case we don't take the exact word of the speaker. In this case we take the sense of the statement of the speaker and we explain that statement in our own words. That is called indirect speech. कोई परेशानी? तो बोलो डायरेक्ट का मतलब हुआ उसी की भाषा, इनडायरेक्ट मतलब अपनी भाषा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये दो चीज होता है। अब तुम नरेशन हेडिंग बनाओ, लिखो नरेशन। ए था ट्रेलर, अब शुरुआत होगा नरेशन। लिखो नरेशन, लिखो नरेशन इज अ टॉपिक, नरेशन इज अ टॉपिक दैट, the narration is a topic that, the narration is a topic that deals, D-E-A-L-S, deals with the, narration is a topic that deals with the study of, deals with the study of expressing, deals with the study of expressing, a study of expressing the idea of a speaker, deals with the study of expressing the idea of a speaker, the idea of speaker, full stop। नीचे से लिखो the narration can be studied under two groups, 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 the narration can be studied under two groups। First, direct speech. Second, indirect speech. Direct speech, indirect speech, direct speech और indirect speech, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो स्पीच। मैं ये पढ़ा रहा हूँ बेसिक से, और आप उन बच्चों को मदद करिए जिनकी ज़रूरत है। पूरे भारत को इस वीडियो में फैलाना है ताकि हर व्यक्ति नरेशन को सीख पाए। लिखिए, पहले लिखो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लिखो और डैश दो, लिखो इन दिस केस। डायरेक्ट में लिखो बाबू, डायरेक्ट में डैश दो लिखो। इन दिस केस, एक एक लाइन लिख लो, ओरली काम नहीं चलेगा। लिखो इन दिस केस वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। इन दिस केस वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। इन दिस केस we take the exact word of the speaker. In this case we take the exact word of the speaker। जो बच्चा अंग्रेजी में लिख पा रहा वो हिंदी में लिखो। जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाए डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जब वक्ता मतलब बोलने वाला, जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाए डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाए डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। नीचे लिखो इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट लिखो डैश दो, लिखो इन दिस केस। इन दिस केस इनडायरेक्ट लिख के डैश दो, लिखो इन दिस केस वी डोंट एक्सप्रेस। इन दिस केस वी don't express, in this case we don't express the exact word of the speaker. In this case we don't express the exact word of the speaker. In this case we don't express the exact word of the speaker. In this case we don't express the exact word of the speaker। ठीक है। but, beauty, but we take, in this case we don't express the exact word of the speaker, but we take the sense of the statement, but we take the sense of the statement of the speaker, but we take the sense of the statement of the speaker, we take the sense of the statement of the speaker, and
and we express that statement. We express that statement in our own words. That statement in our own words. We express that statement in our own words. It is called indirect speech. It is called indirect speech. जो अंग्रेजी नहीं लिख पा रहा हिंदी में लिख लो कि जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में, जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त ना करके, जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त ना करके उसके सारांश या सेंस को लेकर, सारांश या सेंस को लेकर अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए, अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। लिख लिया बाबू? चलो वापिस आ जाओ, बोर्ड पर ध्यान दो। यहां पे देखो, मैं आपको परिचय कराऊं, दोस्ती कराऊं कि आखिर ये दिखता कैसा है, लगता कैसा है नरेशन। देखो बोर्ड पे, सबसे पहले नरेशन में एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड और फुल स्टॉप होगा। इस तरह के बनावट कहीं दिखे तो आप कहना डायरेक्ट स्पीच, डीएस कहना। ठीक है बाबू? डायरेक्ट स्पीच, एल छूटा हुआ है, डायरेक्ट स्पीच। बोर्ड पे ध्यान दो, ये है तुम्हारा सब्जेक्ट, है तुम्हारा वर्ब। इस वर्ब को तुम कहना रिपोर्टिंग वर्ब, इसको शॉर्ट में आर भी कहना। रिपोर्टिंग वर्ब, हालांकि सब वर्ब वो कहते हैं, लेकिन तुम मिला के चलो, कोई बात नहीं, पूरे को बोल देना। आर भी अगर बोलूं तो समझना कि इसकी बात की जा रही है, हालांकि वर्ब है, इसको हम कह रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, रिपोर्ट करता बताता है। इसका नाम क्या है बालक? कॉमा। इस कॉमा को हमने उलट दिया, उल्टा, इन्वर्ट मतलब उल्टा। एक एक चीज पहले समझो ना, पहले हम नरेशन बनाते हैं, गलत बात। पहले तुम जड़ पे जाओ, नरेशन है क्या चीज। जब जड़ ही नहीं आएगा तो नरेशन क्या आएगा जी। इसे 25 नंबर का मामला है, इसके बिना राइटिंग होगा, स्पीकिंग होगा नहीं। पूरे भारत में जरूरत है नरेशन की, हर एक बच्चों की आवश्यकता है नरेशन। तो यहां हमने क्या करा? इन्वर्टेड कॉमा। अब कॉमा एक है कि कॉमा लिखूं? दो है ना, तो कॉमास। क्या बोलूंगा? कॉमास। एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास, राइट। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। अब देखो, मान लो कोई लड़का लिखा, ऐसे फटाफट किया, फुल स्टॉप पे यहां डाल दिया। मान लो क्वेश्चन मार्क हो, क्वेश्चन मार्क के यहां डाल दिया, तो ये सब ब्लंडर है। जितने भी साइन हैं तुम घर के अंदर न रखोगे। बाउंड्री घेर दिया, यहां साइन दे रहे हो, यहां तो गलत ना हो जाएगा। इसलिए आप इन्वर्टेड कॉमा दूर में लगाइए और जितने साइन है अंदर में मारिए। सारे संकेत घर के अंदर से ना होगा, घर के बाहर से संकेत मारो, दुनिया जान जाएगा। तो संकेत कहां देना? घर के अंदर। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां समझ आ गया। और इस अंदर वाले पार्ट को, यही तुम्हारा नरेशन है, यही तुम्हारा, तो इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। जैसे शॉर्ट में तुम इसे आरएस कहना। अब आर भी आरएस क्या है समझ में आ गया? एक एक टर्म मैं ये मान के चल रहा हूं कि जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एक एक व्यक्ति को मैं चाहता हूं समझा देना, सिखा देना, सिर्फ क्लास में नहीं, पूरे भारत में क्रांति। समझ में आया बाबू यहां तक? तो आर भी आर एस क्या क्लियर हो गया? इस तरह के बनावट कहीं दिखे तो क्या नाम रखोगे? डायरेक्ट स्पीच। तो कहीं भी लिखा पहचान लोगे ना? अब मिला दूं, अब समझो।
बाबू नरेशन बनाने के कुछ नियम कानून तो होंगे भाई, क्योंकि दोनों अपने अपने जीवन में स्वतंत्र है। देखो अब जरा सोचना, ये इससे मिलना चाहता है, ये इससे बात करना चाहता है, तो बोलो एक दूसरे की परमिशन जरूरी है ना, अनुमति जरूरी है ना। तो अब सोचो कि दोनों को मिलाने के लिए सबसे पहले तो बाउंड्री हटाना पड़ेगा जी। जैसे भारत था, ये मान लो अमेरिका है, ये मान लो भारत है, ये इंग्लैंड है, अब कोई भी है, अब इंग्लैंड है, दोनों मिलना चाहता है, तो बोलो समझौता होगा, संधि होगा, अलायंस होगा, ट्रीटी होगा, एग्रीमेंट होगा। तो उस एग्रीमेंट के तहत कुछ नियम बनेंगे, कुछ कानून बनेगा, राइट। अब ये दोनों मिलना चाहता है, तो सबसे पहले हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे। बोलेगा भाई सीमा पर से पहले पुलिस को हटाइए, तो सीमा पर से पहले पुलिस हटेगा तो बात आरंभ करूंगा। तो ये दोनों को पुलिस लगा बाउंड्री, तो पहले बाउंड्री को हटाना पड़ेगा। तो बाउंड्री हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जुड़ेगा ना बाबू, जो जुड़ेगा कंजंक्शन कहलाएगा, और उसका नामकरण करेंगे मास्टर रूल। उस रूल का नामकरण क्या कर दिया हमने, बस जानकारी के लिए। रियल में क्या है, कंजंक्शन। दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं हम, कंजंक्शन। क्यों लगाते हैं भाई, क्योंकि दोनों अपने फील्ड में स्वतंत्र हैं। दूसरा कंसेप्ट यहीं पे लगे हाथ ले लो। अब बोलो बाबू, ये तुम्हारा हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, मास्टर्स ने पढ़ाया, राम सेड, तुरंत लगाते हैं राम सेड दैट, दिमाग में बैठा हुआ राम सेड 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 सेड। ये सेड कोई वर्ड नहीं होता, ये कोई भी टेंस हो सकता है, एनी टेंस। क्यों हो सकता है भाई, क्योंकि यहां पे कॉमा से बाहर है। हम अपने घर में कोट पहन के रहें या शर्ट पहन के रहें, कोई रोकने वाला तो नहीं। तो आप अपने घर में जैसे रहो, क्या मर्जी। अभी ये स्वतंत्र है, मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, गॉट इट। यहां पे राम सेड भी हो सकता है, राम सेज भी हो सकता है, राम विल से भी हो सकता है, राम हैड सेड भी हो सकता है, राम इज सेइंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई दिक्कत है तो बोलो। दूसरा एनी टेंस, तब ये स्वतंत्र है बाबू, तो इसके पास कौन सा रोक, यह भी कोई भी टेंस हो सकता है। इसलिए डरो मत, मेरा क्लास करो तो बिंदास पढ़ो। हमने कहा कोई भी टेंस का मतलब कोई भी टेंस होता है। दिमाग में डर रहता है अंग्रेजी में, क्योंकि बचपन से पीट पाट के अंग्रेजी में डर पैदा कर दिया गया है। अंग्रेजी से मास्टर ने डरा दिया है, टीचर डरा दिया है। आज मेरे पास क्रांति की बात क्यों कर रहा हूं, तुम्हारे अंदर डर खींच रहा हूं, तुम्हारे अंदर के डर को खींच के हटा दे रहा हूं। हमने कहा कोई भी टेंस, राम सेज बोलो, राम सेड बोलो, राम विल से बोलो, यह भी कुछ भी हो सकता है, यानी एनी टेंस, कोई भी टेंस हो सकता है। बोलो यहां तो कोई आपत्ति किसी को, वापिस आ जाओ। इतना उतार लिया, पेन तेज चलाइए, आज बहुत सारा काम करना है, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है, आगे बढ़िए फटाक से। यहां के आगे बात हम बढ़े। अब दागा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, फिर से इसको लिखिए स्पीड में, फिर से लिख लिया तुमने स्पीड में। देखो इसका नाम क्या बेटा रहा, मास्टर रूल। अब जरा गौर से देखो, सब्जेक्ट का हम कहते हैं प्रधानमंत्री। बोलो प्रधानमंत्री बात किससे करेगा, प्रधानमंत्री से। राष्ट्रपति होता है भर, बात करेगा राष्ट्रपति से, यानी सब्जेक्ट बात करेगा, भर बात करेगा। इस तरह के जो रूल बनेगा, उस रूल का नाम होगा जनरल रूल, मतलब जेनेरिक रूल। 3 रूल बनेगा। अब बोलो, जब कोई राष्ट्र प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो उसके साथ बहुत सारे बिजनेसमैन भी जाते हैं, तो उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, यानी कुछ बनेगा तुम्हारा स्पेशल, स्पेसिफिक रूल, स्पेसिफिक रूल, ठीक है। यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूल फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, मास्टर रूल, जेनेरिक रूल और स्पेसिफिक रूल। स्पेसिफिक को होता है स्पेशल रूल, SPECIFIC, ठीक है। लिख लो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूल, पर लिखो। ये मैं सिखा रहा हूं क्यों बना रूल, कैसे बना रूल, एक एक चीज समझा दूंगा। नरेशन तुम धज्जियां उड़ा दोगे हर एक क्वेश्चन का। 25 में 25 आना चाहिए तुम्हारे, मेरे क्लास कर रहे हो तो। हाँ, जेनरिक, सब्जेक्ट, वर्ब वाला देख रहे हो, अदर वर्ड वाला होगा स्पेसिफिक रूल,
एक्स्ट्रा कुछ जुड़ेगा हटेगा तो बताऊंगा ना साहब, क्यों घबरा रहे हो? खत्म हो गया, अभी तो शुरुआत भी नरेशन नहीं हुआ है। नरेशन 3 पार्ट में दूंगा बेसिक, अभी देखो आराम से, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ठीक है? तो लिखो यहाँ पे, तो पहला क्या लिखा? मास्टर, दूसरा जेनरिक, तीसरा यहां से डालो हेडिंग, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में 3 प्रकार के रूल्स होते हैं। पहला लिखो मास्टर रूल, दूसरा जेनरिक रूल और तीसरा स्पेसिफिक रूल। और इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।